नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 5 शहर 5 खबर, जिसमें पहले बात होगी हिमाचल चुनाव की, जहां जीत के बाद कांग्रेस में कुर्सी को लेकर गृहयुद्ध छिड़ गया है। और इसके बाद श्रद्धा आफ्ताब केस का अपडेट बताएंगे। फिर बात करेंगे यूपी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। इसके बाद बात होगी बिहार की, जहां कुढ़नी हारने के बाद गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। और आखिर में बात उत्तराखंड महिला नीति की करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में कांग्रेस के मिली दमदार जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि सूबे का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। इस सवाल को लेकर पार्टी के अंदर तनाव की खबरें हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाकर हिमाचल भेजा है। इन्हें यह जिम्मेदारी मिली है कि मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के चुनाव में सहयोग करें और पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मिलकर इस सवाल का हल निकालें। वहीं सीएम के कई दावेदारों के होने की वजह से हर खेमे के कार्यकर्ता हिमाचल में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सीएम की इस रेस में सबसे बड़ा नाम हिमाचल में कांग्रेस की बम्पर जीत मिलने के बाद किसका चल रहा है। तो हिमाचल में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की है, लेकिन अब आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इस बात को लेकर के कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। किसे मिलेगी प्रदेश की बागडोर, इसकी चर्चा बेहद तेज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बबीता रयाल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। बबीता, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक शानदार जीत हासिल की है कांग्रेस ने, लेकिन अब किस तरीके की तस्वीरें हिमाचल से निकल करके सामने आ रही हैं? क्योंकि आज एक बैठक होने वाली थी कांग्रेस के अंदर और उसमें यह डिसाइड करना था कि आखिर कांग्रेस किसको हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल योगेश, कल जिस तरह से हमने देखा है विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत जो है कांग्रेस ने हासिल की थी, यानी कि जो एक रिवाज था वो फिर से दोहराया गया था। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अब कांग्रेस ने 40 सीटों पर जो है उन्होंने बहुमत हासिल किया था, तो वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो 25 सीटें उन्हें मिली थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं गया था, शून्य पर थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि आखिर कांग्रेस जिन्होंने विधानसभा में चुनाव में जो जीत हासिल की है, अब इसका कप्तान किसे बनाया जाए। तो दावेदारों की लिस्टों में सबके नाम सामने आ रहे हैं, काफी नाम सामने आए, जिसमें प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। वीरभद्र सिंह, जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह है उनकी पत्नी है, तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं पर दूसरे नंबर पे मुकेश अग्निहोत्री का नाम चल रहा है। वहीं पर उसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी आगे आ रहा है कि वो भी जो है सीएम के नाम, मतलब सीएम के लिए दावेदार हो सकते। काफी नाम मतलब सामने आ रहे हैं एक एक करके। तो वहीं आपको बता दें इसके अलावा कुलदीप सिंह राठौर का नाम भी सामने आ रहा है, ठाकुर कोल का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किसे सीएम बनाया जाएगा, किसके नाम की घोषणा होगी, क्योंकि बैठक शुरू हो गई है। 5 बजे से आज कांग्रेस की बैठक शुरू हुई है, जिसमें नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं उनको बुलाया गया है इस बैठक में। और भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है, भूपेश बघेल है और राजीव शुक्ला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बैठक में आज सीएम जो होगा उसके नाम की घोषणा भी की जा सकती है। लेकिन इसी बीच में मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि योगेश, इसको लेकर सीएम पद को लेकर अब खींचतान भी शुरू हो गई है। 2 खेमे नजर आ रहे हैं जिनमें खींचतान लगातार जारी है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक खेमा है जो लगातार यही कह रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है सीएम बनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह के नाम पर जिन्होंने तल्ख अंदाज में एक तरफ से इशारा किया है कांग्रेस को कि कांग्रेस की हालत जो थी वो हिमाचल प्रदेश में काफी खस्ता थी, काफी हालात इनके बिगड़े हुए थे। लेकिन वीरभद्र के नाम पर जिस तरह से हमने देखा था चुनाव प्रचार में, वीरभद्र के नाम को काफी ज्यादा जो है इस्तेमाल किया गया था, उनके काम को भुनाने की कोशिश की गई थी, उनके काम को गिनाया भी गया था। तो उसी का अब जो है इस्तेमाल अब प्रतिभा सिंह भी कर रही है। उन्होंने सीधे बोला है कि वीरभद्र की जो विरासत है उसी को आगे ले जाया जाए, उन्हीं की विरासत को, क्योंकि वोट भी मिला था तो जनता की भावनाओं को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो प्रतिभा सिंह ने एक तरह से सीधे तौर पर जो है अपना हक मांगा है कि जो वीरभद्र सिंह, इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के समय को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आला कमान से इस बारे में बातचीत की जाएगी और आला कमान, हमें नहीं लगता है कि आला कमान इस नाम को पीछे हटाएगी। वहीं तो क्या लगता है बबीता, आज के इस बैठक के बाद किसी नाम पर मुहर लग सकती है या फिर ये बॉल जो है वो आला कमान की तरफ ही फेंकी जा सकती है?
देखो योगेश जी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अलग अलग बात सामने आ रही है, बैठकों का भी दौर जारी है, बैठक चल रही है, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया 5 बजे से ये बैठक शुरू हुई है, लेकिन लग रहा है कि आज सीएम का नाम जो है नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि दो खेमे में खींचतान चल रही है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू का खेमा है, तो दूसरी तरफ जो है प्रतिभा सिंह का खेमा है, जिनमें खींचतान लगातार जारी है। वही मैं आपको ये भी बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने और भूपेश बघेल के सामने लगातार जो है नारेबाजी भी की गई, हंगामा भी हुआ था। इससे पहले प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह का जो खेमा था उसकी तरफ से नारेबाजी की गई थी। लगातार यही कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह को ही सीएम बनाया जाए, तो वहीं प्रतिभा सिंह ने भी तल्ख अंदाज में यही कहा है कि वीरभद्र की जो विरासत है उसी को आगे लेके जाया जाए, और आला कमान इसी पर जो है अपना निर्णय भी सुनाएगी। कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती भी दी गई है और एक तरफ से याद भी दिलाया गया है। वहीं पर उन्होंने इसी बीच लोकसभा 2024 के चुनाव की भी याद दिलाई है कि आगे भी चुनाव आने वाला है, इसलिए जो भी फैसला लिया जाए काफी सोच समझ कर लिया जाए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। बबीता रयाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति अब हिमाचल प्रदेश में बनते सामने आ रही है। सिद्धा वोलकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान महरौली थाना पुलिस की जांच अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहे। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले आफ्ताब 13 दिन से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में था, जहां से उसे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए ले जाया गया था। इस केस में अभी भी दिल्ली पुलिस से डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट की सभी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं इस मामले में श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, आफ्ताब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, 14 दिन के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी है। बिल्कुल, जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड में जो आरोपी थे आफ्ताब, उसकी जो मांग थी, उसको जो फांसी है इसकी सजा उसके पिता मांग रहे थे, जिस तरीके से आज उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने साफ यही कहा है कि जो श्रद्धा का जो हत्यारा है आफ्ताब, उसको फांसी दी जाए, तो उसको पूरी मांग करते हुए उन्होंने बात कही थी। साथ ही उसके बाद में उन्होंने जो है कोर्ट में पेशी करने से पहले आज जो कोर्ट ने 14 दिन की जो हिरासत है वो दोबारा आफ्ताब की बढ़ा दी। जिस तरीके से आफ्ताब को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो उसमें कोर्ट में उसको जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा ले जाया जा रहा है, क्योंकि उस पर पहले भी एक बार हमला हो गया था। हमला के साथ ही उसके बाद में उसने साफ साफ यही कहा है कि उसकी जो हिरासत है उसे 14 दिन के लिए फिर दोबारा से बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा की जो हत्या की थी, तो हत्या में उसको जो मुख्य आरोपी आफ्ताब है उसने पहले कबूल कर लिया था। उससे पहले कोर्ट में वकील से भी बात की गई थी, उसने वकील से कहा कि श्रद्धा की जो हत्या की है वो उसी ने ही की है आफ्ताब ने। तो आफ्ताब ने जो तमाम जो सबूत थे उसमें जो बताने की कोशिश की थी, उसमें जो कहा गया कि जिस तरीके से श्रद्धा की जो हत्या थी, हत्या में उसने जो साफ साफ यही कहा कि श्रद्धा की हत्या उसी ने की। और साथ ही जो उसके जो कपड़े थे और जो मोबाइल फ़ोन के बारे में भी जो आफ्ताब ने बताया कि मोबाइल फ़ोन कहाँ पर फेंका है, उस मोबाइल फ़ोन के बारे में भी आफ्ताब ने बताया था। साथ ही उसने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आफ्ताब ने हत्या की है श्रद्धा की, किस कारणों की वजह से वो हत्या की गई है, उस हत्या के बारे में भी उसने बताया कि हत्या जो हुई है उसमें जो एक प्रेमिका जो उसके साथ में रहती थी पहले भी, और उससे जो है शादी करने की बात कही जा रही थी, लेकिन उससे पिता जो है आज उसने फांसी की सजा की जो मांग है आफ्ताब की है। जी बिल्कुल, फांसी की सजा की मांग की जा रही है, लेकिन इस दौरान लगातार जिस तरीके से पुलिस साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है और अब जो ये बात कही गई कि दरअसल उसकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी जाएगी, ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में पुलिस के लिए अभी भी चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार बनी हुई है? जी देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से आफ्ताब की जो 14 दिन की जो हिरासत है वो दोबारा बढ़ाई गई है कोर्ट से, क्योंकि उसकी मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से आज कोर्ट ने दोबारा से 14 दिन की जो हिरासत है वो बढ़ा दी गई है, उसमें अभी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जो सबूत है वो कहाँ पर इकट्ठे हैं। अभी कम जो सबूत बताए थे उसने जो है मोबाइल फ़ोन के बारे में और जो जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी, तो उस हथियार के बारे में भी उसके आफ्ताब ने बताया। साथ ही उसकी जो मुसीबत है वो काफ़ी बड़ी हुई है। लेकिन अब कोर्ट में पेश होने के बाद में 14 दिन की हिरासत और दोबारा बढ़ा दी गई, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से आज आफ्ताब की जो पेशी थी, पेशी में उसे ले जाया गया था, लेकिन उसमें जो है उससे कहा गया कि आखिरकार किस कारणों की वजह से जो हत्या वो की गई। लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। तमाम यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन लगा दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब जो है कोर्ट में पेश होने के लिए ले जाया जा रहा था, पहले पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी आफ्ताब पे हमला हुआ था, तो हमला में लोगों की काफ़ी नाराजगी जाहिर है। किस तरीके से जिस श्रद्धा की जो हत्या थी, जो 35 टुकड़े उसमें किए गए थे, 35 टुकड़े का जिक्र किए गए थे, उसमें साफ ये कहा है कि जिस तरीके से 35 टुकड़े करे हैं
हैं वो 35 टुकड़ों में उसने जो है किताब भी उसमें से बरामद हुई है, उसके जो नोटबुक थी वो नोटबुक उससे बरामद की गई थी। नोटबुक में उसने लिखा हुआ था कि जिस तरीके से हत्या करी है, हत्या में जो उसने एक उसमें लिखे हुए कि कहाँ कहाँ पर जो सद्दा के जो हत्या के पार्ट्स थे वो कहाँ कहाँ बॉडी के पार्ट्स उसने फेंके, उसमें सभी नोटबुक में लिखे हुए। मोबाइल फ़ोन भी उसके पास से बरामद हुआ है, बरामद में उसने बताया कि मोबाइल फ़ोन यहाँ पर फेंका है, जो हथियार था वो हथियार ही बताया, और जो सद्दा के जो कपड़े थे वो कपड़े भी उसने बताए थे। तो साफ ही उस पर अब देखना होगा कि जिस तरीके से 14 दिन की हिरासत दोबारा कोर्ट ने दिया कि जिस 14 दिन में अभी पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी पुलिस के लिए बड़ी एक चुनौती बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के लगातार अभी आफ्ताब की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही हैं। उधर यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार की तरफ से मैक्सिको में पहला रोड शो किया जाएगा। रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे यूपी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठकें भी करेंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत प्रदेश में 10 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, योगी सरकार की तरफ से रोड शो का आयोजन किया जाएगा मैक्सिको में, और जिस तरीके से वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संजय निषाद भी पहुंच चुके हैं, किस तरीके की पूरी रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से वहां पर और डेलीगेशन में और कौन कौन गया है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। उस आयोजन को सफल बनाया जाए, और जो लक्ष्य रखा है सरकार ने कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट के जरिए लाने का पूरा लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा है। तो उसी को पूरा करने के लिए इस बार सरकार के मंत्री और अधिकारी जो हैं वो विदेश जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ में बैठक करेंगे और उनको उत्तर प्रदेश से रूबरू करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो संसाधन है, चाहे वो पर्यटन के संसाधन हो, चाहे वो नेचुरल जो गैजेट्स हैं यूपी के पास में हैं, और इसके अलावा जो एक बड़ा बाजार है, चूँकि 23 करोड़ की जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है, तो ऐसे में एक बड़ा मार्केट है। 150 देशों से अधिक की जनसंख्या केवल भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की है। तो ऐसे में उससे रूबरू कराना, सरकार उनको किस तरीके से मदद करेगी, किस तरीके से सरकार की रणनीति रही है कानून व्यवस्था को लेकर, या फिर सिंगल विंडो सिस्टम जो उद्योगों के लिए शुरू किया गया है, उन सभी से उनको रूबरू कराया जाएगा। और इसी के लिए ये रोड शो के आयोजन जो है वो भी विदेश में किए जाएंगे। आज पहला प्रतिनिधि मंडल जो है उत्तर प्रदेश सरकार का जो है वो पहुंचा है, और वहाँ पे वो जाकर दूसरे देश में जाकर वहाँ पे रोड शो करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, उद्योगपतियों के साथ में बैठक करेंगे। अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में, जो एसीएस रैंक के आईएएस हैं, जो अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको भेजा गया है। मंत्रियों की सूची जो है वो पूरी तैयार हुई है, उनको भेजा गया है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं विदेश दौरे पर, उनके साथ में मंत्री संजय निषाद साथ में गए हुए हैं। कल मंत्री जयवीर सिंह जो हैं वो कोरिया जाएंगे, वहां पर उनके साथ में आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, और वहां के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको उत्तर प्रदेश में आने का न्योता देंगे, इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए न्योता देंगे। बिल्कुल प्रेम, आपने बताया जिस तरीके से आज वहाँ डेलीगेशन पूरा पहुंचा है, लेकिन कितने दिन का वहां पर कार्यक्रम का शेड्यूल रखा गया है और किन किन जगहों पर प्रदेश सरकार ने ये कार्यक्रम आयोजित करवा रही है? देखिए, अलग अलग जगहों पे जो है वो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। मैक्सिको में आज कार्यक्रम हो रहा है, कल कोरिया जाएंगे, दुबई का कार्यक्रम है। तो ऐसे देश जहां पर उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, या बड़े जहां उद्योगपति हैं, वो उत्तर प्रदेश में आए और उनको यहां पर लाया जाए, ताकि वो उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करें, ताकि उत्तर प्रदेश का जो बाजार है वो बढ़िया हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो, चूंकि विकास का जो एक अहम धुरी जो है वो है अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लाएं, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्य, दूसरे देश, दूसरे शहर ना जाना पड़े। उनको अपने राज्य, अपने शहर, अपने प्रदेश के अंदर जो है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। तो इसी को लेकर सरकार पूरी प्रयासरत है। उसी के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, और उसको सफल बनाने के लिए अब सरकार के मंत्री और अधिकारी जो है वो विदेशों का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रेम पाठक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन्वेस्टर समिट को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्टर हैं उनको बुलाने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाती नजर आ रही है। और उधर कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी को मिली हार के बाद आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल साहनी ने सीएम नीतीश कुमार की
मांगे जा रहे इस्तीफे पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देना। वह दूसरे दल के हैं, उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका बोलना काम है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी ने भ्रम फैलाकर लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रजनी, जिस तरीके की अब तस्वीर बिहार में बनती नजर आ रही है, जो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया, उसके बाद अब वहां पर जो वाद प्रतिवाद का दौर भी जारी हो गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि दरअसल बीजेपी का वहां अपने आप को मजबूत करने की दिशा में काम करती नजर आ रही है, जनता भी कहीं ना कहीं उसी मूड में नजर आई क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूर्वी उपचुनाव में पूरी ताकत लगा दी थी महागठबंधन ने, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों कैंप कर रहे थे, दोनों वहां पे जनसभाएं कर रहे थे और ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बताते चलो पहली पूरी सीट आरजेडी के खाते में थी और यहाँ विधायक उन्हें टिकट घोटाले के मामले में बर्खास्त किया गया था और उसके बाद ये सीट चूंकि आरजेडी के खाते में हुआ करती थी और इस बार वो जेडीयू के खाते में चली गई और यहाँ पे जो करारी हार मिली, तमाम ताकतें झोंक दी पॉलिटिकल महागठबंधन ने, लेकिन जो करारी हार मिली उसके बाद बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं अगर बताते चलो तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे की और पटकथा लिखी जानी है, क्योंकि जिस तरह से एक उपचुनाव में एक सीट पर हार गई है, जिस तरह से जेडीयू और अब ये अटकलें लगने लगी, बल्कि खुलकर सामने बोलने लगे आरजेडी के नेता की नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये कह सकते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, तमाम कोशिशें की गई, तमाम मशक्कतें की गई, बावजूद इसके इस सीट पर जो करारी हार मिली है, उसके बाद जहाँ बिहार में पूरी तरह से राजनीति गर्म हो गई है। अगर बात करें जेडीयू के संसदीय दल के अध्यक्ष की, तो उन्होंने ये साफ करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कुछ नहीं होगा, भले ही वो लाख सफाई देते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत इस बात से हुई है कि आपसी जो तकरार है वो दिखने लगी है आरजेडी और जेडीयू में। अभी तो बस इतनी ही शुरू हुई है। 2024 के चुनाव में अगर टिकट बंटवारे की बात होगी तो जैसा पहले भी हुआ करता था, एक बार फिर से टिकट बंटवारे और सीटों को लेकर वो होगी और आपसी तकरार बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो बातें पहले कही जा रही थी कि जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए थे तो उस दौरान भी ये आशंकाएं लगाई जाने लगी थी कि आखिर ये गठबंधन कितने दिनों चलेगा, और अब जिस तरीके जो तस्वीरें सामने आने लगी हैं, तो क्या रजनी इस बात की ओर आशंका जताई जाए कि दरअसल नीतीश कुमार से इस्तीफा लेकर के तेजस्वी यादव के सर पर ताज रखने की कोशिश की जा रही है आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से? देखिए, ये कोशिश भी नहीं बल्कि शुरू में ही ये ऐलान किया जाने लगा था कि बल्कि गाहे बगाहे ये बातें भी कही जाने लगी थी कि बिहार के युवा नेता यानी बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग के कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर दिए थे। अब वो इसमें कितने सक्सेस होते हैं ये तो देखना, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो हार मिली है, इनके गठबंधन में जो हार मिली है, ये हार इस बात को इंगित करता है कि बिहार की जनता ने इस बात को स्वीकारना छोड़ दिया है कि उन्हें बरगलाया जाएगा। तो अब उनकी समझ में ये बातें पूरी तरह से आने लगी है कि जो उन्हें बरगलाया जाता है, जो उनके वोट खरीदे जाते हैं, वो अब सिर्फ और सिर्फ अपना मत देंगे। इसका एक नजारा था ये कुर्नी का उपचुनाव, क्योंकि आरजेडी की वो सीट थी और आरजेडी को इस बात का बहुत अफसोस है कि अगर हमारे कैंडिडेट होते वहां तो जरूर देते, क्योंकि हमारी सीट थी। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि दो बंदरों के खेल में बिल्ली को जो फायदा होती है बस बिल्कुल वही बीजेपी को हुआ है। बीजेपी इस सीट पे बड़ी ही बहुत ही अच्छे डिस्टेंस से जीती है, लगभग 3400 वोट से आगे रही है बीजेपी और आरजेडी जिस तरह से आ रही है। तो अब लगातार आरजेडी के लोग दम भरने लगे हैं कि अगर वो सीट हमें मिलती तो हम जरूर जीतते। तो ये कहिए कि शुरुआत है। अब लोग 2024 का लोकसभा और पता नहीं अगला विधानसभा तक ये गठबंधन बना रहता है या नहीं, इस पे भी अब तरह तरह के कयास लगाए जाने बिल्कुल, आने वाले चुनावों को लेकर के आपने ये सवाल खड़े किए और ये जो आशंकाएं आपने जाहिर की, जाहिर तौर पर अगर ऐसी स्थिति बनी तो भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में अपने आप को मजबूती करते नजर आएगी फिर? बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस हार को ये जो हार हुई है
महागठबंधन की, इसके बाद लगातार ये तंज कसने लगा है कि बिहार की जनता ने अब सच को स्वीकारना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी को ये फायदा जरूर हुआ। मैंने बताया कि दो बंदरों के खेल में बिल्ली को जो फायदा होता बिल्कुल वैसी स्थिति बन पड़ी है। और बीजेपी अब ये दम भरने लगा है कि बिहार की जनता को अब समझ में आने लगा और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का जो पलटू राम वाला चेहरा था उसे स्वीकार रहा है, उसे अब आईना दिखाना शुरू कर दिया है। ये कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। और अब बीजेपी खुलकर बोल रही है कि नीतीश कुमार को हकीकत दिखाया है जनता ने, मुख्यमंत्री को हकीकत दिखाया है जनता ने। और ये जो कुर्मी की हार है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की हार है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ। और रजनीश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से कुर्मी की हार को लेकर के लगातार अब आरजेडी और जेडीयू के बीच में एक खाई दरार पड़ने लगी है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि दरअसल अब बिहार की जनता सब समझ चुकी है। उधर उत्तराखंड में अगले साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राज्य महिला नीति को जारी किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला नीति के ड्राफ्ट पर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा है कि इसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले 21 दिन तक कई तरीकों से इस संबंध में जनता से सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए नीति बनाने जा रही है। राज्य महिला आयोग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बृहस्पतिवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही कई विभागों के सचिवों और अफसरों के साथ बैठक भी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कवित्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, महिला नीति ड्राफ्ट पर अंतिम रूप से काम किया जा रहा है, अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या कुछ अपडेट और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शुमार होने जा रहा है जहां पर राज्य की अपनी महिला नीति होगी। अभी तक ये कह सकते हैं कि जो विभाग की तरफ से जो नियम चल रहे थे, जो नियमावली थी, उसी के तहत काम यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन अब महिलाओं के लिए महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। उत्तराखंड महिला आयोग की तरफ से, उत्तराखंड बाल सशक्तिकरण विभाग की तरफ से इसका जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अगले 21 दिन तक उस ड्राफ्ट को लेकर जनता से सुझाव यहाँ पर मांगे जाएंगे। जो सामाजिक संगठन हैं, जो आंदोलनकारी हैं या जो समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े जो लोग हैं, जो अपना अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं क्षेत्र में, उनसे इस ड्राफ्ट को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे ताकि एक बेहतर नीति तैयार हो सके और उस नीति के तहत यहाँ पर काम किया जा सके। उत्तराखंड राज्य में महिला नीति के तहत सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अगर ये पूरी तरीके से लागू हो पाता है और इस पर कोई संशोधन अभी तक नहीं, जिसकी संभावना कम यहाँ पर बताई जा रही है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर महिलाओं को पूरा पुरुषों के समान आधा अधिकार देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी जो अधिकार पुरुषों का है वही अधिकार महिलाओं को यहाँ पर देने का काम उत्तराखंड में किया जाएगा। अगर निकायों के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, तो फिर महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। यानी अगर 100 सीटें चुनिंदा यहाँ पर होती है तो फिर 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और ये बड़ा फैसला इसलिए भी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य जो महिलाओं के दम पर चलता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में आर्थिक जो रीढ़ होती है, जो काम करने की जो रीढ़ होती है, वो महिलाएं यहाँ पर कही जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं ही परिवार को चलाने में सबसे बड़ी कारगर साबित होती है। ऐसे में अगर उन महिलाओं को मजबूत किया जाता है तो फिर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य अपने उन मूल उद्देश्यों को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है, जिसके लिए महिलाओं के विकास की बात कही जाती है। और महिला नीति के सीधे तौर पर इस बात में भी समझा जा सकता है कि महिला नीति के तहत उन महिलाओं को और सशक्त बनाने का काम किया जाएगा जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। जी बिल्कुल अभय, आपने बताया कि 21 दिनों तक जनता से सुझाव लिए जाएंगे, सुझाव मांगे जा रहे हैं और इन सुझावों के लिए सरकार ने किस तरीके से रणनीति बनाई है, किसी टीम का गठन किया गया है, ये टीम जनता के बीच में जाएंगे, सुझाव लेंगे या फिर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, किस तरीके की कार्य योजना बनाई गई है? तो बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर आम जनता या सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन अपने सुझाव यहाँ पर भेज सकता है। उत्तराखंड महिला आयोग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी अपने सुझाव यहाँ पर दिए जा सकते हैं। शासन स्तर पर यह कह सकते हैं कि जो मीटिंग पिछले दिनों यहाँ पर महिला आयोग के साथ में यहाँ पर हुई है, उसमें सीधे तौर पर सामाजिक संगठनों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है कि वो जनता को जागरूक करें। अगर उनके पास कोई बेहतर सुझाव है तो वो सुझाव देने का काम उनकी तरफ से आगे किया जाए। उसके लिए लगातार जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। अगले 21 दिन तक इसी प्रकार से विभिन्न संगठनों के माध्यम से आयोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच इस महिला नीति को ले जाने का काम करेगा।
उसमें जो जनता के सुझाव, उन सुझावों को मांगने का काम किया जाएगा और उसके बाद उन पर इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा। एक ऐसी नीति बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का विकास यहाँ पर पूरा हो सके। तो कोशिश यही है कि अगले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य की अपनी नीति यहाँ पर तैयार हो सके और महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने का काम सरकार की तरफ से किया जा सके। ये कह सकते हैं कि धामी सरकार लगातार जो करती है वो करती हुई भी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि सरकार किस तरीके से महिलाओं को लेकर के लगातार काम करती नजर आ रही है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।